सभी दर्शकों को निखिल का प्रणाम। आप देख रहे हैं पिक्स पॉलिटी को। हमने इससे पहले भी जब वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी के साथ बैठे थे तो एक नारा आपको सुनाया था कि वो सौ लंगूर चिकमंगलूर इंदिरा गांधी पे जो चला। दरअसल राजनीति में नारे आज भी दिए जाते हैं, लेकिन आज के नारों को जो स्तर है वो स्तरहीन कहलाएंगे कहते हैं। लेकिन उस दौर में जब नारे दिए जाते थे तो नारों से सत्ता में एक बड़ी खलबली होती थी। सुरेश जी, ये नारों का जो विज्ञान कहूंगा मैं तो इसे, नारे कैसे तस्वीर बदल देते थे राजनीति की उस पर्टिकुलर इलाके में जहां पर चुनाव होते थे। जैसे कि आपने पहली मुलाकात में हमें बताया था कि कर्नाटका का नारा जो था उसका असर ये हुआ कि जोधपुर में भी आपने मिर्ची बड़ा का सैंडविच खाया। कहाँ कर्नाटका और कहाँ जोधपुर, हजारों किलोमीटर की दूरी है। तो ये नारे जो आज भी राजनीति में देते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, एक तो ये नारे हैं। उस दौर के नारे क्या थे वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। एक बेसिक फर्क आया नारों में। अब जो नारे आ रहे हैं वो पर्सनल और पार्टी सेंट्रिक आ रहे हैं। उसमें आम जनता को जोड़ने की तो बात की जाती है, लेकिन उसमें आम जनता का जुड़ाव उन नारों की भाषा में और उनके टोन में कहीं नहीं होता। उन नारों की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद में देश में दो ही दल थे। हर जगह की अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से दल चुनाव लड़ते थे, और चुनाव में नारों का क्या इम्पैक्ट होता है वो उस दौर में भी था। आज कितना इम्पैक्ट है मैं नहीं कह सकता, कारण कि मुझे नहीं लगता कि इस बार जो अब की बार मोदी सरकार या अब की बार 400 पार ये नारे फलीभूत होते हुए दिखे हों। मुझे नहीं लगता जी। लेकिन नारा है। लेकिन उस वक्त के जो नारे होते थे वो पार्टी की विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते थे। अच्छा। और पार्टी और दोनों पार्टियों का जो आपसी मतभेद था, वैचारिक मतभेद, उसको रिफ्लेक्ट करते थे। जैसे आजादी के बाद में कांग्रेस ही एक सर्वसर्वा पार्टी रही। कांग्रेस का पहला विभाजन 69 में हुआ। उससे पहले तक कांग्रेस जो है वो दो बैलों की जोड़ी उनका चुनाव चिन्ह था, उस पर चुनाव लड़ती थी। और सामने जो चुनौती होती थी वो जनसंघ की होती थी। जनसंघ मतलब राइटिस्ट लोग, जो आज की आरएसएस, जो राइट विंग, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी का पेरेंटल अगर पार्टी अगर कहें तो वो जनसंघ है। तो जनसंघ का भी चुनाव चिन्ह हुआ करता तो वो दीपक होता था। तो आप देखिए चुनाव में क्या कैसे किस तरीके से नारे टकराते थे। कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे मारवाड़ी में, चूंकि मारवाड़ की राजस्थान की हम बात करें तो पूरा राजस्थान में एक नारा चलता था, क्यों करो रे माथा फोड़ी जेतेला बलदारी जोड़ी। बलदों की जोड़ी निशान था कांग्रेस का। बलद मतलब बैल की जोड़ी, बैल, दो बैलों की जोड़ी। तो बलदारी जोड़ी, क्यों करो रे माथा फोड़ी। अरे भाई साहब क्यों दिमाग लगाते हो, जीतेगी तो कांग्रेस। एक तो ये नारा था, ये काफी बड़ा अच्छा था, क्यों करो रे माथा फोड़ी जीतेला बलदारी जोड़ी। राजनीति में पार्टियों की जो चुनाव चिन्ह किस तरह से बदले हैं वो भी मैं आपको अगली मुलाकात में सुरेश जी से आपको सुनवाऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि जिस कांग्रेस को आप अभी हाथ का निशान कहते हैं वो कभी उनका निशान हुआ करता था दो बैल की जोड़ी, और वहीं से नारा चला था कि क्यों करो रे माता फोड़ी जीतेला बलदारी जोड़ी। ठीक है, तो ये वो दौर था 69 से पहले का। 69 में कांग्रेस में फ्रैक्शन होता है, लेकिन इंदिरा गांधी का प्रभुत्व बरकरार रहता है। तो इंदिरा गांधी उस वक्त चुनाव चिन्ह बदलती है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हो जाता है गाय और बछड़ा। अब आप ये देखो इसके पीछे भी क्या एक दर्शन था कि ग्रामीण परिवेश, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान गांवों में बसता है। अब तो खैर परिस्थितियां बदली है, 80% आबादी नहीं रहती गाँव में, पलायन हुआ है, रोजगार की तलाश में लोग शहरों में भी आए। तो उस वक्त भी सेंटर में जो था वो गांव और गांव की का परिवेश था। बैलों की जोड़ी, खेती किसानी से जुड़ा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ था। और बाद में जो गाय और बछड़ा जो चिन्ह लिया वो भी गांव से और गांव के आम परिवार से, आम आदमी से जुड़ा हुआ एक चिन्ह था। पशुपालन और खेती पर निर्भर भारत था। तो ये चुनाव कांग्रेस इस चुनाव चिन्ह पर लड़ी, और इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस हारी तब भी इसी चुनाव चिन्ह पर हारी। और जब वो 1980 में वापस चुनाव हुए, 2.5 साल चली थी जनता पार्टी की सरकार, जो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बाद में कुछ दिन के लिए चौधरी चरण सिंह पीएम बने थे।
उसके बाद में वो सरकार गिर गई और नए चुनाव हो गए। नए चुनाव हुए, उस वक्त कांग्रेस ने एक नया चुनाव चिन्ह लिया, वो लिया हाथ का पंजा। और उस वक्त चूंकि इंदिरा गांधी का मैंने पहले भी मैं जिक्र किया कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं, वो किस तरीके से जीत गए और उनके नाम से किस तरीके से देश की राजनीति का माहौल बदल गया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो हाथ का निशान जो आज है, उससे पहले दो निशान रह चुके, दो निशान रह चुके हैं। तो उस वक्त जो चुनाव 80 के बाद में जो हुआ, 84 का चुनाव, और उसमें 80 के चुनाव में एक ये नारा दिया गया कांग्रेस की तरफ से, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ में। इसके पीछे दर्शन ये था कि जो जातिवाद और जो जातियों को के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही थी, या ये कहें कि हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश हो रही थी, तो उसका एक जवाब देने के लिए नारा गढ़ा न गया, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी। उस वक्त मोहर लगती थी क्योंकि ईवीएम नहीं था। और वो उसी चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने ये जो अपना आखिरी भाषण था मृत्यु से पहले, कि मेरी खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। और जब 84 का चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में वापस लड़ा गया इंदिरा गांधी के तहत, तो उसमें भी जो है वो देश की एकता और अखंडता की बात हुई। और फिर ये नारा जो है उस वक्त तो समीचीन हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी थी नहीं, फिर भी वो नारा समीचीन रहा, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। मतलब नारों का एक बड़ा इम्पैक्ट था नारों का। और पहले ही वो नारा था जैसे कि क्यों करो रे माथा फोड़ी जीतेला बेला। इसका मतलब ये होगा एक तरह से सामने वाले को तो कहीं कहीं डिमोरलाइज करने वाली बात हो रही थी। लेकिन आप ये देखो नारों का इम्पैक्ट मैं बताता हूँ। जब वो जनता पार्टी की सरकार बनी और जो इमरजेंसी के बाद में 77 में जो चुनाव हुआ, उसमें जो विपक्ष का नारा था वो कितना प्रभावी रहा कि उस वक्त चूंकि एक इमरजेंसी हो गई थी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। उस वक्त देश के चिकित्सा मंत्री थे चौधरी बंसीलाल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और कांग्रेस के अंदर भी जो एक बड़ा इसको जिसको बोलते हैं कि श्रूड पॉलिटिशियन वाली जो वो थी, और एक आंख दिखाने वाला पॉलिटिशियन था, वो इंदिरा गांधी के बेटा संजय गांधी थे। तो उस वक्त एक नारा चला, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंसीलाल। तो ये उस नारे का इम्पैक्ट था, आम पब्लिक से जुड़ा। और चूंकि इमरजेंसी के बाद में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, चीनी के दाम जो है वो आसमान छू रहे थे, और उस वक्त ये एलपीजी नहीं थी, हर घर में एलपीजी नहीं थी, उस केरोसिन से स्टोव जलाते थे या चूल्हा जलाते थे। तो ये 2 चीजें ऐसी थी जो आम आदमी को जरूरत पड़ती थी अपने घर चलाने के लिए। तो चूंकि महंगाई थी, तो इस पे चोट करने के लिए नारा क्या दिया गया, कांग्रेस का देखो खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। तो ये विपक्ष की तरफ से जो नारा, वो तेल केरोसिन से संबंधित था, मूलभूत सुविधाएं, बिल्कुल चीनी और केरोसिन। तो आम आदमी से जुड़ के बात की जाती थी, रसोई से बात उठी, बिल्कुल रसोई तक जाना मतलब आम जनगण मन तक जाना, और जनगण मन तक जाना। और नसबंदी वाला भी जो था, तो उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नसबंदी के खिलाफ था। तो उस नारे ने भी नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंसीलाल। हालांकि नारा जो है वो बिल्कुल ही सीधा अटैक करके किया गया था, लेकिन आम जनता में उसका इम्पैक्ट हुआ। और 1977 के चुनाव में थम्पिंग मेजोरिटी के साइड में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने, और पहली वो सरकार थी आजादी के बाद में जिसको देश की गैर कांग्रेसी सरकार कहा जाता है। सर एक मेरा सवाल है आपसे, आपकी पूरी यात्रा में मेरा इस सब बातों के बीच, आजकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके पास एक बड़ी सोशल मीडिया की कंटेंट राइटर टीम होती है जो उस पार्टी के लिए कंटेंट लिखती है, कुछ पंच लाइन्स बनाती हैं, कुछ उनके लिए स्लोगन्स लिखती हैं वगैरह वगैरह। वो कितना इम्पैक्ट करती है उनके विजन में, आम जनगणमन कितना होता नहीं पता। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, उस दौर में जो नारे उठते थे, इन नारों के पीछे भी कोई एक बड़ा इनका एक मैं ये तो नहीं कहूँगा उस जमाने में कंटेंट राइटर हुआ करते थे, लेकिन ये वही बात तो नहीं थी जो आम आदमी से उठती थी और वो नारों में तब्दील हो जाती थी। इनके लिए स्पेशली कोई एक टीम था? आपके सवाल को सुन के 2 बेसिक फर्क आपको समझना।
पहले जो नारे बनते थे, एक तो प्रोफेशनल लोग नहीं थे, जो सो कॉल्ड कंटेंट राइटर जो आज हम हायर करती है पार्टियां, वो नहीं थे। पार्टी के नेता ही नारा गढ़ते थे, और वो नारा इसलिए गढ़ लेते थे उस तरीके का, वो लगातार पब्लिक के बीच में रहते थे। बहुत बड़ी बात। आज जो नारे कितना इम्पैक्ट है क्या नहीं है वो तो सबके सामने है। जी। अब सोशल मीडिया पे एक लॉ में कहावत है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो उसको सच मान लेना। तो आज वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, जिसने सोशल मीडिया को कैप्चर कर लिया है, तो उसमें कंटेंट सबसे बड़ा जो दूसरा बेसिक सवाल ये है कि आज के जो कंटेंट राइटर है उनका पार्टियों की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना। तो इसलिए वो पब्लिक साइंटिस्ट तो हो नहीं सकता, और ना उनका पब्लिक से कोई सीधा संबंध है। हाँ, जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी अगर कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी को आज का नहीं, तो content कांग्रेस के कहाँ पास भी देखा? आज नारा कहाँ है? हाँ नहीं, आज कांग्रेस के पास नारा कहाँ है? अगर पिछला आम चुनाव देखो तो मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ये नारा तो आम जन में था, अब की बार 400 पार। लेकिन कांग्रेस का नारा आपको कोई याद आता है जो कोई बहुत इंपैक्टफुल नारा कोई उस चुनाव में भी रहा हो, रिसेंट इलेक्शन में? तो ये सारी चीज इसलिए हो गई कि पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो हैं या तो वो कम हो गए, और अगर विचारधारा से जुड़ने वाले लोग भी हैं तो वो पब्लिक में कनेक्ट नहीं है। तो ये एक कारण है कि आजकल उस तरीके का नारा जो है, मुझे याद नहीं आता कि 84 के बाद में मतलब वो नारे तब ये थे कि स्वाभाविक जब नेता पब्लिक में रहते थे वहां से उठते थे, बिल्कुल और आज नारे एक आर्टिफिशियल रूम में बैठकर आर्टिफिशियल बनाए रूम जाते है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने आर्टिफिशियल वर्ड काम में लिया तो ये नारे भी एआई बनाता है, हैं। यही बात। और जो एआई नहीं है और जो खुद बना रहा है उसका दिमाग भी वो उसी तरीके से आर्टिफिशियल ही है। मतलब वो इम्पैक्ट नहीं करता। कारण कि वो प्रोफेशनल, उसको ये पता है कि मैं नारा बनाऊंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो 10 नारे बनाता, पार्टी एक नारा चूज कर लेती है, उसका काम हो जाता है, उसको फीस मिल जाती है। तो इसमें कहीं जुड़ाव वाली बात नहीं है। पहले हर नारे से जुड़ा था। उससे जुड़ाव था, नारे बनाने वाले भी वो लोग थे, नारे लगाने वाले भी वो लोग थे, और नारों में साथ देने वाले भी वो लोग थे। आज वो नहीं है। वो विचारधारा तो सीधी सी है, आज जब ये दौर आ गया है कि आप वर्चुअली एक जनसभा को संबोधित कर दो, एक एलईडी लगी है, नेताजी कहीं और है, भाषण दे रहा है, पब्लिक सुन रही है, नेताजी का है, तो जनता से जुड़ाव तो नहीं रहा, वर्चुअली जुड़ाव है। देखिए, सोशल मीडिया में हमारी मीडिया का जो हाल हुआ है वो ये हुआ है कि हम अविश्वसनीयता के उस परम शिखर पर चले गए हैं कि जहां अब हम पर विश्वास आसानी से लोग करते नहीं हैं। लेकिन सुरेश व्यास जी उस दौर के राजनीतिक पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, ये अपने आप को आज भी विद्यार्थी कहते हैं, तो ये उस दौर के विद्यार्थी है जहां पर एक पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ आम जनगण मन पर जाता था, वहां से बात करता था। ये जो नारों की जो कहानी है वो यही है कि नारे किस तरह से एक आम रसोई से, एक आम आदमी से, गांव से, ढानी से उठते थे और वो जाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक इम्पैक्ट करते थे। देखिए ना कि कर्नाटका का एक नारा चला और जोधपुर में उस पर लोग वहां पर मिर्ची बड़े खाते हैं। तो ये ताकत थी विचारधारा की, लेकिन आज ये विचारधारा नहीं है। और सोशल मीडिया पर सुरेश व्यास जैसे पत्रकार जो हैं, आप बता देता हूं कि आप चौथा पाया के फाउंडर एडिटर भी हैं, और आज जब ये लोग पत्रकारिता इसी सोशल मीडिया मंचों पर जब अखबार और टीवी से निकलकर, जैसे मैं आया हूं, सुरेश जी भी अखबार और टीवी से निकल कर आए हैं, और आज हम सोशल मीडिया पे जो पत्रकारिता करते हैं वो हमारा अपने आप में खुद से ही एक युद्ध है कि इस दौर में भी हम पत्रकारिता के उन मूल सिद्धांतों के साथ आप तक वो चीजें पहुंचा सके। मैं सुरेश जी से और बातें करूंगा, आप तक फिर आऊंगा, तब तक दें इजाजत, नमस्कार।